Hello students and welcome in today's class, and in today's class we are going to do class 8th histories chapter number 9 and name of chapter is the making of the national movement 1870s to 1947. So basically इस चैप्टर के दो पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर डल चुके हैं, ये दोनों पार्ट आप उसको भी देख सकते हो और दिस इज द थर्ड वीडियो पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो देखो जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर के अंदर हम क्या कर रहे थे, इसके कुछ पॉइंट्स देख रहे थे और ये आपके क्लास पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट भी आप साथ के साथ नोट करते जा रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो आपको इन पॉइंट्स को नोट करना है, जितने पॉइंट्स में लिखवाता हूँ जितने वीडियोज में, और उसको फिर लिखना है, समझना है, याद करना है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ ही सकते हो। तो देखो अभी तक जो हमने इस चैप्टर में कर लिया था, सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो पूरे इंडियंस थे उन इंडियंस के बीच में जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो कैसे इंक्रीज हुई, वो हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि जो कुछ ऐसे मेन आपके लीडर्स थे, जो लीडर्स इसके अंदर आए इंटरफेरेंस के, वो हमने देखा। कुछ ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनी, चाहे वो मद्रास का हो, कोलकाता का हो, उन ऑर्गेनाइजेशन में हमने पढ़ा और वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई वो भी हमने समझा था। और उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के बीच में से सबसे इंपॉर्टेंट और मेन और सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे बन रहा था टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, वो था INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो लास्ट क्लास में हमने INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट किया था और इसके अंदर हमने ये देखा था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे, यानी जो द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडिया वाज A.O. ह्यूम। ये मैंने आपको बताया था, एंड A.O. ह्यूम एस्टैब्लिश्ड दिस एसोसिएशन इन 1885। अब ये जो INC था यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ये स्टैब्लिश क्यों हुआ था वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, INC वाज फॉर्म्ड इन 1885 टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर। तो जो आपका INC था वो इसलिए स्टैब्लिश किया गया था ताकि हमें आज़ादी मिल सके ब्रिटिशर से, इसलिए फॉर्म किया गया था, जो कि एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जो रिटायर्ड सर्वेंट थे A.O. ह्यूम, उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल पार्टी बना था, इसका बनाने का बस एक ही मेन मोटिव था, ये कि हम स्ट्रगल करें और ब्रिटिशर के खिलाफ लड़े और उनसे आज़ादी पाले, यही इनका मेन मुद्दा था। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे INC के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो भी हम देखते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव है इनके? पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था टू ब्रिंग ऑल लीडर्स टुगेदर। सबसे पहला सबसे मेन, देखो मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम पे आपके मद्रास एसोसिएशन बना था, कोलकाता एसोसिएशन बना थे, ऐसे अलग अलग पर्टिकुलर इलाके में अलग अलग एसोसिएशन बने थे। लेकिन वो एसोसिएशन काफी हद तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो उस छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रह गया था। इस वजह से वो ज्यादातर आपके सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। लेकिन जो INC था वो ऐसी गलती करने वाला नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे कंट्री के अंदर जितने भी लीडर्स थे, पूरे इंडिया कंट्री के अंदर, अब उस टाइम का जो इंडिया था वो इंडिया पाकिस्तान दोनों था, आपको पता है। तो उस टाइम पे जितने भी इंडियंस लीडर थे जो अपने अलग अलग इलाके में अलग अलग फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, उन सबको एक साथ एक स्टेज पर ला के खड़ा कर देना, ताकि सभी मिलके एक साथ आवाज उठा सके अपने अपने इलाके के लिए, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर के अगेंस्ट। तो INC का जो पहला मेन पॉइंट था, पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि भाई इंडिया के अंदर जो अलग अलग जगह पे जो अलग अलग लीडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रीडम पाने के लिए, उन सबको एक साथ इकट्ठा किया जाए ताकि पार्टी और मजबूत बन सके। दूसरा क्या था, टू रिमूव ऑल डिस्क्रिमिनेशन अमंग इंडियन। ठीक है, देखो इनका मेन INC का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ यही नहीं था कि उनको ब्रिटिशर से आजादी मिल सके, उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी था क्या कि जो इंडियंस के बीच में भी काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था, चाहे वो छोटी जाति को लेके, बड़ी जाति को लेके हो या फिर गर्ल्स को लेके हो, औरतों को लेके हो। तो उस टाइम पे काफी से छोटे मोटे इंडियंस के बीच में भी एक भेदभाव वाला टाइम चला हुआ था। तो उस भेदभाव को भी खत्म करना इनका एक मेन मोटिव था INC का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है टू डिस्कस इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ कंट्री। इसके अलावा उस टाइम पे देखो स्ट्रगल तो मेन चीज था ही फ्रॉम द ब्रिटिशर टू गेट फ्रीडम, उसके अलावा रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन हो या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो वो भी था। उसके अलावा कुछ अदर छोटे मोटे इश्यूज भी हुआ करते थे, चाहे फार्मर्स को लेके हो, चाहे डेवलपमेंट को लेके हो, चाहे रोड को, कैनल्स को, किसी भी चीज के डेवलपमेंट को लेके हो, उन डेवलपमेंट के ऊपर भी डिस्कशन करना इनका एक मेन इशू था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था इनका, टू डिसाइड द डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर फ्रीडम। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट पार्ट तो इनका INC का ये था कि उनको सभी लीडर को इकट्ठा करना था ताकि वो सभी लीडर एक साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट बोल सके, टू गेट फ्रीडम। जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था टू डिसाइड द डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर फ्रीडम। देखो एक बार जब सारे लीडर्स एक ही पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आ गए, ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हो गए, तो उसके बाद इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई हम ऐसे कौन सी एक्टिविटी करें, ऐसा हम कौन से आंदोलन चलाएं, ऐसे हम कौन से एक्टिविटीज करें, या फिर हम प्रोटेस्ट करें, या फिर क्या करें जिससे ब्रिटिशर्स की आंख खुले और वो हमें आजादी दे दें, फ्रीडम दे दे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना। अभी इस चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे कि आपके अलग अलग टाइम पे अलग अलग एक्टिविटीज होती गई, चाहे वो आपका स्वराज मूवमेंट हो, चाहे सत्याग्रह हो, या फिर कोई NCM हो, CDM हो, अलग अलग मूवमेंट चलते गए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कांग्रेस पार्टी के लिए वो ये भी था कि हम ऐसे कौन से मूवमेंट चलाए, कौन से एक्टिविटीज करें, कौन से प्रोटेस्ट करें, किस चीज के लिए करें, कहां करें, जिससे ब्रिटिशर का ध्यान हमारी तरफ आए और वो हमें फ्रीडम दे दें। नेक्स्ट है टू ट्रेन एंड ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन इन कंट्री। देखो
ये जो था ये भी एक मैं तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मानता हूं क्या, कि सारे इंडियंस की आंख खोलना, कि भाई सारे इंडियंस को जागरूक करना है कि अगर सिर्फ लीडर्स आएंगे पॉलिटिकल पार्टी में तो उससे कुछ नहीं होगा, बल्कि उन लीडर के जो फॉलोवर्स हैं और जो लोग हैं उन्हें भी आना पड़ेगा, और उनका भी ओपिनियन जरूरी है। सिर्फ लीडर्स का नहीं, बल्कि जो आम जनता थी उस टाइम की, उनकी भी ओपिनियन जरूरी था कि भाई उनके पास कोई ऐसा आइडिया हो, कोई उनकी आइडियोलॉजी हो, कोई उनकी थिंकिंग हो, जिसका यूज करके वो ब्रिटिशर से क्या ले सकें, आज़ादी ले सकें। तो ऐसे लोगों को भी कांग्रेस पार्टी के अंदर चांस देना इनका एक ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद टू प्लेस पॉपुलर डिमांड बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, देखो इसके अलावा जो आईएनसी का मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि भाई इनके साथ इंडियन सिटीजन के साथ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तकलीफ है, जो भी दिक्कत है, उन सारी दिक्कत को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखना और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका निवारण करे, उसका सोल्यूशन करे, ये भी इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। तो देखो हमने यहां तक ये समझ लिया कि आईएनसी आपका कब बना, किसने बनाया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस यानी कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी था, उसका बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन मोटिव क्या था, वो भी हमने समझ लिया। अभी मोटिव कितने हद तक सफल होता है या नहीं होता वो अब हम देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका मॉडरेट फेस ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो मॉडरेट फेस का मतलब क्या है, यहाँ पे आईएनसी जब स्टार्टिंग में बना था तब उसके अंदर कुछ ज्यादा जो मतलब कुछ खास एक कहते हैं ना कि एग्रेशन होना, वो ज्यादा बड़ा एग्रेशन कांग्रेस पार्टी का ब्रिटिशर के अगेंस्ट नहीं था, और उससे ब्रिटिशर भी काफी खुश थी। क्यों? क्योंकि जो आईएनसी थी वो ब्रिटिशर को इंडिया का पार्ट मान चुकी थी स्टार्टिंग के अंदर ये आईएनसी मान चुकी थी कि ब्रिटिशर इंडिया का ही पार्ट है और ब्रिटिशर ही हमेशा राज करते रहेंगे। तो इसलिए आईएनसी ने स्टार्टिंग के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल ना करते हुए बस ब्रिटिशर से छोटी मोटी डिमांड करते रहे, और उन छोटी मोटी डिमांड को ब्रिटिशर पूरी करते रहे और इंडियंस खुश होते रहे। और ऐसा टाइम जो था वो 1885 से लेकर 1905 था। मतलब 1885 से लेकर 1905 का टाइम एक ऐसा टाइम था जब कांग्रेस पार्टी का जो एग्रेशन था अगेंस्ट द ब्रिटिशर वो ज्यादा नहीं था। बस कांग्रेस पार्टी छोटे मोटे डिमांड कर दी, ब्रिटिशर वो छोटे मोटे डिमांड को पूरे कर देते, कांग्रेस पार्टी खुश हो जाता। तो बस वही एक टाइम था। तो उस टाइम पीरियड को ही कांग्रेस के उस टाइम पीरियड को क्या कहा गया, 1882 टू 1885 टू 1905, उस टाइम पीरियड को मॉडरेट फेज कहा गया। तो यहां पे क्या कहता है, द मॉडरेट फेज ऑफ आईएनसी इज कंसीडर्ड बिटवीन 1885 टू 1905। मतलब 1885 टू 1905 एक ऐसा टाइम पीरियड था कांग्रेस के लिए जो ब्रिटिशर के अगेंस्ट ज्यादा खड़ा नहीं हुआ। बस मैंने जैसे आपको बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस जो था इस टाइम पीरियड के अंदर बस छोटे मोटे डिमांड क्या करते थे इंडियंस के लिए और उनके वेलफेयर के लिए, और ब्रिटिशर उनको पूरा कर भी दिया करते थे। तो इससे कांग्रेस क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे, और ब्रिटिशर भी खुश रहते थे कि ब्रिटिशर ये सोचते थे कि भाई कांग्रेस अब हमारे अंदर ही काम करेगा। तो इस वजह से इस टाइम को ब्रिटिशर की कांग्रेस के लिए एक मॉडरेट फेज कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पर कांग्रेस कोई ज्यादा बड़ा एग्रेशन ब्रिटिशर के अगेंस्ट नहीं दिखा रहा था। और आगे हम ये भी देखेंगे कि 1905 के बाद ऐसा क्या हुआ जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो एग्रेशन था, जो उनका मतलब जो इनका जो एक गुस्सा था वो ब्रिटिशर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जिसके बाद उन्होंने सिर्फ छोटे मोटे डिमांड नहीं सीधा फ्रीडम डिमांड किया ब्रिटिशर से। वो क्या था वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि 1885 टू 1905 वाज द मॉडरेट फेज फॉर आईएनसी। नेक्स्ट क्या कहता है, सम फेमस लीडर्स प्रेजेंटेड देयर ग्रीवेंसेस टू ब्रिटिश इन द फॉर्म ऑफ द पिटिशंस एंड अपील्स। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि 1885 से लेकर 1905 के अंदर जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपनी छोटे मोटे डिमांड्स को ब्रिटिशर से मांगा करती थी, और ब्रिटिशर उस डिमांड को पूरा कर दिया करते थे, और इसलिए तो इसको मॉडरेट टाइम पीरियड कहा जाता है। अब जो फेमस यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपका फेमस लीडर, तो उस टाइम पे काफी सारे फेमस लीडर थे। जैसे अगर मैं एक आधे फेमस लीडर की बात करूं, देखो यहाँ पे ये है डब्ल्यू.सी. बैनर्जी हो गए, दादा भाई नौरोजी जी हो गए, या फिर त्याब जी हो गए, मेहता साहब हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। इनके अलावा ऐसे उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जो कांग्रेस पार्टी में थे, और वो सिर्फ छोटे मोटे डिमांड क्या करते थे, इसीलिए इसे मॉडरेट टाइम पीरियड कहा जाता है कांग्रेस का। उसके अलावा क्या है, दीज डिमांड्स वर एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट आफ्टर विच फॉलोअर्स ऑफ आईएनसी वर इंक्रीज। ठीक है, देखो जब कांग्रेस पार्टी बना और कांग्रेस पार्टी ने अपने डिमांड्स को पिटिशंस और अपील्स के मतलब एक रिक्वेस्ट के रूप में ब्रिटिशर से मांगा, और ब्रिटिशर ने उन डिमांड को पूरा करना चालू भी कर दिया, तो इससे कांग्रेस पार्टी खुश हो गई, और बाकी जो इंडियंस थे वो कांग्रेस के फॉलोअर्स बन गए। क्योंकि जब इंडियंस ने ये देखा कि भाई जो कांग्रेस पार्टी एक नया पॉलिटिकल पार्टी बना है वो डिमांड कर रहा है ब्रिटिशर से हर बार एक डेवलपमेंट, और वो डेवलपमेंट ब्रिटिशर दे भी रहे, तो इससे लोगों ने जब ये देखा कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं वो कांग्रेस की साइड डिमांड को पूरे करते हैं, तो इससे कांग्रेस के फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए। फॉलोअर्स का मतलब ये मैं समझा, जो इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जो आपके फॉलोअर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, उनका इंक्रीज होने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पॉलिटिकल पार्टी इंक्रीज हो गए फॉलोअर्स, तो जिसकी वजह से कुछ फायदा हुआ, ये ध्यान रखना। अब देखो ऐसे कौन से डिमांड्स थे जो कांग्रेस ने मॉडरेट फेज के अंदर ब्रिटिशर से मांगे और उन डिमांड को ब्रिटिशर ने पूरा किया। तो पहला जो डिमांड है वो है टू इंप्रूव इन एग्रीकल्चर। इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में जो भी उस टाइम एक्टिविटीज होती थी, टैक्सेशन सिस्टम को कम करना एग्रीकल्चर के ऊपर, जो लैंड टैक्स जैसे कहा जाता है, लैंड रिवेन्यू, उस लैंड रिवेन्यू को कम करना, टैक्स को कम करना, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट देना, ये सारी चीजें।
नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हायर पोस्ट। देखो मैंने आपको जैसा बताया था कि लास्ट टाइम पे जो आपका लॉर्ड लिटन था उसने क्या कर दिया था 1786 के आसपास कि जो आपको यूपीएससी का क्रैक करना है तो उसमें आपकी एज कम से कम 19 होनी चाहिए थी। लेकिन इस चीज़ को सुधार दिया गया कि भाई जो ब्रिटिशर है वो इंडियंस को भी मौका दे यूपीएससी यानी कि जो उस टाइम पे जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते थे उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का, और इंडियंस को भी मौका मिलना चाहिए हाई पोस्ट पर जाने का। तो वो भी एक सुधार कर दिया गया। उसके बाद रिडक्शन इन टैक्स, उस टाइम पे जो टैक्स लगा करते थे अलग अलग चीज़ों पे, उन टैक्स को कम कर दिया गया ताकि जो चीज़ें हैं वो चीप हो जाए, इंडियंस के लिए सस्ती हो जाए। और नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एजुकेशन। अब आज के टाइम पे जो हम एजुकेशन सिस्टम देखते हैं, क्लास के अंदर टाई बेल्ट स्वेटर जैकेट लगा के क्लास के अंदर बैठना, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना, ये पूरा जो सिस्टम है ये ब्रिटिश सिस्टम नहीं है, ये यूरोपियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम ये नहीं है। तो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का भी जो एक मतलब जो टाइटल है वो किसको जाता है, ब्रिटिशर को जाता है। तो in between 1885 to 1905 in the moderate time period of Congress demanded these following demands to the Britisher and Britisher completed these demands। अब हम आगे देखते हैं कि 1905 के बाद ब्रिटिश जो कांग्रेस है वो कैसे एग्रेशन में आता है और उसका फायदा हम इंडियंस को कैसे मिलता है। तो देखो अब हम देखते हैं इस टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट जो कि है कांग्रेस सेशन। अब ये बेसिकली कांग्रेस सेशन क्या है और इसका क्या रोल था आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका वर्ड है सेशन, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा मीटिंग। व्हेनेवर द मीटिंग हेल्ड्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल लीडर और व्हेनेवर ए फॉर्मल मीटिंग हेल्ड इट इज नोन एज ए सेशन। तो कांग्रेस के जो मीटिंग्स थे उनके बारे में हम समझते हैं, जो कांग्रेस के जो सेशन हुआ करते थे उनके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन मुंबई इन 1885 28 to 31 दिसंबर। देखो कांग्रेस का जो सबसे पहला जो एक मीटिंग हुई थी वो मीटिंग आपकी 1885 दिसंबर के अंदर हुई थी, 28 से लेके 31 दिसंबर तक जो, और वो कहाँ हुई थी, वो बॉम्बे में हुई थी जिसको आज मुंबई कहते हो आप। तो उसके अंदर हुआ था, ठीक है। और इस सेशन के अंदर एक बात डिसाइड किया गया क्या कि इट वाज डिसाइडेड टू हेल्ड सेशन ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस इन डिसंबर फॉर एवरी ईयर। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन दिसंबर फ्रॉम 28 to 31 दिसंबर। तो उस सेशन में डिसाइड किया गया क्या कि कांग्रेस की अब हर मीटिंग साल में एक बार हुआ करेगी दिसंबर के अंदर। तो उस टाइम से डिसाइड कर दिया गया कि भाई साल में एक मीटिंग होना कम से कम कंपलसरी है कांग्रेस का दिसंबर के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द सेकंड सेशन वाज हेल्ड इन कोलकाता इन 1886। जिसके बाद जो दूसरा सेशन हुआ कांग्रेस का वो कलकत्ता के अंदर 1886 के अंदर हुआ, जिसे आज आप कोलकाता कहते हो, ये ध्यान रखना। और इस तरह से लगभग इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो कांग्रेस के जितने भी टोटल सेशन हुए वो 56-57 पूरे अराउंड 56-57 मीटिंग्स हुए हैं कांग्रेस सेशन के, जिसमें से ज्यादातर जो सेशन हुए हैं, ज्यादातर जो सेशन हुए हैं वो कोलकाता के अंदर ही हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। So far many changes occurred and many new leaders joined the कांग्रेस पार्टी। अब जैसे मैंने आपको इससे पहले ही बताया कि जब स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी बनी थी तो उसका जो एग्रेशन था ब्रिटिश के अगेंस्ट वो काफी कम था, और जिसके अंदर ब्रिटिशर से ये लोग छोटी मोटी चीजों की डिमांड क्या करते थे और ब्रिटिशर इनकी डिमांड को पूरा कर दिया करते थे क्योंकि वो कोई बड़ा खतरा नहीं था ब्रिटिशर के लिए। इस वजह से कांग्रेस के जो फॉलोअर्स थे पूरे इंडिया के अंदर वो इंक्रीज हो रहे थे, और ब्रिटिशर भी फिर इनसे खुश थे कि भाई अब ये आजादी नहीं मांग रहे, छोटा मोटा डिमांड मांग रहे, तो हम इसे पूरा कर देते थे। तो इसलिए में यहाँ पे ये बात बताई गई है। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिशर और कांग्रेस के बीच में मतभेद होना चालू हो गया, ब्रिटिश और कांग्रेस के बीच में मतभेद होना चालू हो गया। कब चालू हो गया वो देखते हैं। क्या कहता है, चेंज इन एल्टीट्यूड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जब स्टार्टिंग में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस दोनों आपस में भाई बंधु बन के रहा करते थे एकदम प्यार मोहब्बत से, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से दोनों में ब्रेकअप यानी कि मतभेद होने चालू हो गए ब्रिटिशर के अंदर और कांग्रेस के अंदर। तो वो क्या था, इन द बिगिनिंग सम ब्रिटिश रूलर्स आल्सो अटेंडेड द कांग्रेस सेशन बट आफ्टर सम टाइम्स दे डिनाइड टू अटेंड द सेशन ऑफ द कांग्रेस। स्टार्टिंग के अंदर भाई मैंने आपको पहले बताया जब दोनों प्यार मोहब्बत से रहते थे तो जो ब्रिटिशर्स थे वो भी कांग्रेस के इन सेशन को जो हर साल दिसंबर हुआ करता था उनको अटेंड किया करते थे क्योंकि उनके लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने कांग्रेस के जो ब्रिटिशर थे उन्होंने कुछ टाइम बाद ये रियलाइज किया कि जो कांग्रेस की डिमांड है वो कुछ ऐसी डिमांड अब धीरे धीरे निकल के आ रही है जिससे ब्रिटिशर को काफी खतरा हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा बिकॉज ब्रिटिश कंसिडर कांग्रेस एज ए सेडिटियस ऑर्गेनाइजेशन। सेडिटियस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपके अगेंस्ट हो, जिनका मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव हो वो आपके अगेंस्ट जाना हो। तो ब्रिटिशर को अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जो कांग्रेस की डिमांड है वो ऐसी डिमांड उठा रहे हैं जिससे क्या हो सकता है, ब्रिटिशर को आगे खतरा हो सकता है। इसलिए ब्रिटिशर ने कांग्रेस के सेशन को अटेंड करने से धीरे धीरे मना कर दिया, और जिसकी वजह से ब्रिटिशर और कांग्रेस के बीच में एक तरह से मतभेद होने चालू हो गए, ब्रेकअप होने चालू हो गए यार, समझ लो जैसे। सो कांग्रेस ऑल्सो स्टार्टेड टू अपोजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जब
ब्रिटिशर ने कांग्रेस के अगेंस्ट बोलना चालू कर दिया और ब्रिटिशर ने कांग्रेस सेशन को अटेंड करने से मना कर दिया, तो उसके बाद जो ब्रिटिशर थे वो भी पीछे नहीं रहे। हम इंडियंस के अंदर भी एटीट्यूड कम थोड़ना है, तो हम इंडियंस ने यानी ब्रिटिशर यानी कि कांग्रेस ने क्या कर दिया, ब्रिटिशर के अगेंस्ट उन्होंने भी ब्रिटिश अगेंस्ट वो भी खड़े होने चालू हो गए। और इसके बाद उन ब्रिटिश जो कांग्रेस की डिमांड थी वो डिमांड अब धीरे धीरे क्या हो गई, ब्रिटिश के अगेंस्ट चेंज हो गए। अब बड़े बड़े डिमांड वो करने लग गए। वो डिमांड क्या था वो भी हम आगे देखेंगे। क्या कि सो कांग्रेस डिमांडेड द फॉलोइंग, तो ब्रिटिश जो कांग्रेस की डिमांड थे वो अब ये अलग डिमांड आने लगे। क्या क्या डिमांड थे? पहला डिमांड था एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो इंक्लूड इंडियन सिटीजन्स। देखो पहले जो अभी जो हमारा इंडियन लेजिस्लेचर है हमें वो पता है कौन से होते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस हुआ करते थे। लेकिन बेसिकली पहले क्या होता था, जब आपका ब्रिटिशर था तो ब्रिटिशर ने भी इंडिया के अंदर अपना एक लेजिस्लेचर काउंसिल बनाया हुआ था, ठीक है। लेकिन उस लेजिस्लेचर काउंसिल के अंदर जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे वो सारे के सारे मेंबर्स इंडियंस नहीं थे। द ऑल मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश लेजिस्लेचर काउंसिल वाज ब्रिटिशर, मतलब ब्रिटिश के अंदर जो ब्रिटिश काउंसिल था उसके अंदर सारे के सारे ब्रिटिशर थे। काउंसिल का मतलब एक आपका ऐसा ग्रुप जो इंडियंस के लिए क्या बनाती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है। आज के टाइम में ये काम कौन करता है? आज के टाइम पे ये काम इंडियन पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा करता है। लेकिन पहले के टाइम पे इंडिया के अंदर जो काउंसिल हुआ करता था उसके अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशन इंडियंस के लिए बना करते थे उनके अंदर जितने भी मेंबर्स थे वो कौन थे? सारे के सारे ब्रिटिशर थे। उस काउंसिल के अंदर एक भी इंडियंस नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इंडियंस ने ये डिमांड किया कि भाई जो काउंसिल है उस काउंसिल में अब सिर्फ ब्रिटिशर ही नहीं बल्कि इंडियंस भी हो गए। इंडियंस को भी काउंसिल का हिस्सा बनाया जाए ताकि वो भी इंडियंस के लिए एक फायदे वाली रूल बना। और उस टाइम पे जो आपका जो ये काउंसिल हुआ करता था उस काउंसिल का नाम आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, ये आपको ध्यान रखना। मतलब अभी जो काउंसिल है उसका नाम लोकसभा और राज्यसभा है, लेकिन ब्रिटिश टाइम पे जो इंडिया का जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था उस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या था? एबोलाइजेशन ऑफ द इंडियन काउंसिल एंड विच वाज अ बर्डन ऑन द इंडियन ट्रेजरी, ठीक है। और साथ में उन्होंने ये भी डिमांड किया क्या कि उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना हुआ था यानी कि द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो जो उस टाइम पे जो इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल बना हुआ था उन्होंने ये डिमांड किया इंडियंस ने, कांग्रेस ने, कि जो उस टाइम पे जो ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको खत्म किया जाए, बंद किया जाए, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ब्रिटिशर ही हैं तो उनका खर्चा पानी इंडिया की जो टैक्स है उससे उठाया जाता है, तो वो फालतू है और इंडियन का कोई फायदा भी उससे नहीं होता। तो पूरे के पूरे काउंसिल को ही बंद कर देना चाहिए। नहीं तो काउंसिल के अंदर इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन का मौका दो ताकि इंडियंस भी मिलके क्या करें, इंडिया के लिए रूल रेगुलेशन बनाए। उसके बाद होल्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विस इन इंडिया ऑल्सो। देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था और इससे पहले ही बताया क्या कि जो सिविल सर्विस एग्जाम हुआ करते थे उसमें इंडियंस के लिए ऐसी बहुत मुश्किल था जाना, लेकिन अगर इंडियन मान लो चले भी जाते थे एग्जाम देने के लिए तो वो जो सिविल सर्विस के जो एग्जाम पहले हुआ करते थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो एग्जाम हुआ करते थे, दैट एग्जाम वाज पर्टिकुलरली हेल्ड इन इंग्लैंड। वो एग्जाम्स इंग्लैंड में हुआ करते थे, इंडिया के अंदर नहीं हुआ करते थे। तो इंडियंस ने ये डिमांड किया कि भाई जो सिविल सर्विस के एग्जाम है वो सिर्फ लंदन के अंदर नहीं होना चाहिए बल्कि इंडिया के अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि इंडियंस अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इंडिया के अंदर ही एग्जाम देने का मौका मिलना चाहिए और इंडिया के अंदर ही तैयारी करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो अगर लंदन जाएंगे तो खर्चा आना जाना जिस वजह से काफी इंडियंस ट्राई ही नहीं करते थे। तो इसलिए कांग्रेस ने डिमांड किया कि जो अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम है यानी जो अब जो सिविल सर्वेंट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उन एग्जाम को इंडिया के अंदर भी कराना चाहिए। तो ये कुछ मेन डिमांड्स थे जो कांग्रेस ने उठाया जब ब्रिटिशर ने कांग्रेस से मुंह मोड़ लिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये डिमांड्स इंडियंस के पूरे होते हैं, अगर नहीं होते तो इंडियंस यानी कि जो कांग्रेस है वो क्या करता है। और भी इसके अलावा बहुत चीज़ हम देखेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1885 से लेकर 1905 ये आपका एक मॉडरेट टाइम था कांग्रेस के लिए। तो 1905 में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो मॉडरेट से एग्रेशन मोड में आ जाता है, तो वो हम देखेंगे इसके बाद। हमने यहां तक ये देख लिया कि कांग्रेस और ब्रिटिशर के बीच में जो रिलेशन था वो धीरे धीरे खराब होने लग जाते हैं और ब्रिटिशर के अगेंस्ट जो कांग्रेस और उसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो खड़े होने लग जाते हैं और वो ऐसे डिमांड करने लग जाते हैं ब्रिटिशर से जिसके बाद ब्रिटिशर का जो मतलब जो एक एटीट्यूड होता है टूवर्ड द कांग्रेस वो बिगड़ जाता है। अब उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद और क्या चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट का मतलब बेसिकली यहाँ पे देखो, रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो ऐसे नेशनलिस्ट ऐसे लीडर्स जो एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशंस करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर। तो हम ये देखते हैं जब कांग्रेस का एक मॉडरेट पीरियड चल रहा था, मतलब कांग्रेस एक प्यारे बच्चे की तरह ब्रिटिशर से चीजें मांग रहा था और ब्रिटिशर उनको धीरे धीरे दे भी रहे थे, तो उस बीच में ऐसे कौन से लीडर्स आते हैं जो ब्रिटिशर के सामने बच्चा बन के नहीं बल्कि एकदम जवान मर्द बन के उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं और लड़ते हैं। तो वो हम देखते हैं क्या नेशनलिस्ट लीडर्स of later phase headed by the लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब ब्रिटिश
जब ब्रिटिशर से कांग्रेस छोटी छोटी डिमांड कर रहे थे और ब्रिटिशर उन डिमांड को पूरा कर भी रहे थे, तो उसी टाइम पे 3 नए लीडर, या फिर यूँ कह लो कि उसके बाद 3 नए लीडर का जन्म होता है जो कि ब्रिटिशर के अगेंस्ट एकदम खड़े उतरते हैं, जिनका नाम लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल भी था। एंड आई एम डैम श्योर कि आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। तो क्या कहता है, द ग्रुप ऑफ लीडर वॉज ऑल्सो नोन एज लाल बाल पाल, मतलब जो लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है और बिपिन चंद्र पाल है, इन तीनों के ग्रुप को लाल बाल पाल भी कहा जाता था। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक एंड पाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इन्हें रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट भी कहा जाता था। देखो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट ऐसा नहीं है कि सब ये 3 लीडर्स ही होते, 3 लीडर्स ही थे, इनके अलावा भी बाद में 1915 के बाद में ऐसे बहुत से लीडर्स आए जो रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट बन के आए। लेकिन इन्हीं को रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जब कांग्रेस से छोटी मोटी चीजें डिमांड कर रही थी, तो उस बीच इन 3 लोगों ने आके एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया और उन्होंने ये और इन 3 लीडर्स ने ये माना कि कांग्रेस के ऐसे छोटे मोटे पिटीशन से, छोटे मोटे डिमांड से या फिर बच्चे की तरह कुछ मांगने से काम नहीं होगा, बल्कि ब्रिटिशर के अगेंस्ट एकदम सीना तान के खड़ा होना पड़ेगा और उनसे बड़े बड़े डिमांड्स करने पड़ेंगे, बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, तब जाके जो ब्रिटिशर है हमारे डिमांड को पूरा करेंगे और हमें फ्रीडम देंगे, ना कि कांग्रेस की तरह छोटे मोटे चीज मांगने से। इसलिए इन लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल को रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से जो सबसे पहला रिवॉल्यूशन था अगेंस्ट द ब्रिटिशर टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिशर, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। उसके बाद है दीज नेशनलिस्ट कॉल्ड फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शंस लाइक स्ट्राइक्स, डेमोन्स्ट्रेशन एंड बॉयकॉट, ठीक है। और ये जो 3 आपके लाल बाल पाल थे, इन तीनों ने मिलकर बड़े बड़े स्ट्राइक्स किए, बड़े बड़े बाइकआउट्स किए अगेंस्ट द ब्रिटिशर, और मतलब जो कांग्रेस छोटी मोटी चीजें मांग रही थी, छोटी मोटी डिमांड कर रही थी, उसको साइड किया और इन 3 ने कहा अब हमें संभाल ले दो, और इन तीनों ने मिलकर बड़े बड़े डिमांड्स, बड़े बड़े बाइकआउट्स और ब्रिटिशर के अगेंस्ट एकदम सीना तान के खड़े होने लग गए और बड़े बड़े रिवॉल्यूशन किए, जिसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो अब यहां तक हमने ये समझ लिया कि जो कांग्रेस का जो एक मॉडरेट फेज था वो खत्म हो गया और ये 3 नए हेड आए, इन्होंने एक नया रिवॉल्यूशन का टाइम क्रिएट किया। अब जब ये 3 एक नया रिवॉल्यूशन का टाइम क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर ब्रिटिश का क्या एक्शन होता है वो हम देखते हैं। न्यूटन का लॉ आपने पढ़ा है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भाई एक्शन तो इन्होंने कर दिया, अब इसका रिएक्शन ब्रिटिशर कैसे करते हैं और उसके बाद जो दोबारा एक्शन ये 3 कैसे करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल कीप शेयर कीप वॉचिंग दिस वीडियो।